नमस्कार, 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। इसमें आपको पहली खबर दिखाएंगे मोहन सरकार के बजट से जुड़ी हुई। वहीं इस बजट में 3,65,000 करोड़ रुपए मोहन सरकार खर्च करेगी। और दूसरी बड़ी खबर आपको राज्यसभा से जुड़ी हुई दिखाएंगे, जहां पीएम मोदी के संबोधन के बीच विपक्ष ने हंगामा किया है और फिर पूरा विपक्ष एक साथ वॉकआउट कर गया है। तीसरी बड़ी खबर आपको हाथरस हादसे से जुड़ी हुई दिखाएंगे, जहां हाथरस हादसे को लेकर ऐसी जानकारी सामने आई है जिससे हर कोई हैरान है। बताया जा रहा है कि बाबा के सेवादारों ने हादसे के सबूतों को छिपाने के लिए साजिश रची। और चौथी बड़ी खबर हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई है, जहां झारखंड की राजनीति में एक बार फिर हेमंत सोरेन की एंट्री बतौर मुख्यमंत्री हो सकती है। अटकलें तेज है। और पांचवी बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं बिहार से जुड़ी, जहां डिप्टी सीएम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने अपने संकल्प के तहत करीब 22 महीने के लंबे समय के बाद पगड़ी उतार दी है। तो ये 5 बड़ी खबरें दोपहर 2 बजे की स्वदेश न्यूज की टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। और विस्तार से खबरों की ओर रुख करेंगे, जहां मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट प्रावधान है। इस बजट में 3,65,000 करोड़ रुपए मोहन सरकार खर्च करेगी। और मोहन सरकार ने शिक्षा के लिए 22,600 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य के लिए 21,144 करोड़ रुपए और खेल के लिए 586 करोड़ रुपए, तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। और वन और पर्यावरण 4,725 करोड़ रुपए, दुग्ध उत्पादक योजना के लिए 150 करोड़ रुपए, गौशाला के लिए 250 करोड़ रुपए, संस्कृति विभाग के लिए 1,081 करोड़ रुपए, उद्योग विभाग के लिए 4,000 करोड़ से ज्यादा की राशि का प्रावधान किया गया है। मोहन सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के लिए 500 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। वहीं सिंचाई योजनाओं के लिए 300 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। साथ ही पीएमई बस योजना के तहत 6 शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी, जिनमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर शामिल हैं। तो कुल मिलाकर 3,65,000 करोड़ का आज तक का सबसे बड़ा बजट ये मध्य प्रदेश का है। और पिछले बजट की तुलना में 16% की वृद्धि बजट में की गई है। तो कई मायनों में बजट खास है। लगातार तमाम वर्गों को लेकर तमाम क्षेत्रों में बड़ी सौगात के साथ ही तमाम प्रावधान किए गए हैं। 3,65,000 करोड़ से ज्यादा का बजट का प्रावधान किया गया है। नए टैक्स का कोई भी बोझ इस बजट में नहीं जोड़ा गया है। और मध्य प्रदेश के इतिहास का इस सबसे बड़ा बजट आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पेश किया है। मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पढ़ा है और 3,65,000 करोड़ का एमपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश हो गया है। तमाम क्षेत्रों में कई प्रावधान किए गए हैं और साथ ही इलेक्ट्रिक बस का प्रावधान भी किया गया है। बता दें कि पीएम ई बस योजना के तहत 6 शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी, जिनमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर शहर शामिल हैं। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। स्वदेश न्यूज की सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं भोपाल से। मुक्ता जी, जिस तरीके से बजट को लेकर चर्चाएं थी, कहा जा रहा था कि बड़ा बजट आएगा, कई सौगातें मिलेगी, महिलाओं को बड़ी सौगात मिलेगी और मध्य प्रदेश के इतिहास के अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश हुआ है। 3,65,000 करोड़ का ये बजट है। तमाम क्षेत्रों के लिए प्रावधान किया गया है, बड़ी सौगातें दी गई हैं। किस तरीके से आप इस बजट को देख रही हैं मुक्ता जी? बिल्कुल ऋषभ, आपने सही कहा कि सबसे बड़ा बजट है। मोहन सरकार का पहला बजट है, डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल का ये पहला बजट है। तो लोगों की बहुत उम्मीद थी और देखिए उस हिसाब से उन्होंने जनता पे एक भी कर नहीं लगाया और जिस तरह से उन्होंने वृद्धि दिखाई है उस तरह से हम कह सकते हैं कि ये सकारात्मक बजट है। दूसरी तरफ बहुत सारे प्रावधान किए, खास करके स्वास्थ्य, एजुकेशन, ये सारे सेक्टर्स, खेल, इन सारे जो क्षेत्र हैं उनके लिए अलग से उनके लिए प्रावधान किया गया है। उसको मोहन सरकार फोकस कर रही है। ये भी हमने देखा कि बजट प्रेजेंटेशन के दौरान पूरे वक्त जो है सदन में कांग्रेस हंगामा करती रही। वो लगातार जो है मंत्री विश्वास सारंग के रेजिग्नेशन की डिमांड कर रही थी। तो इस तरह का जो घटनाक्रम था ये बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि जितने देर तक वित्त मंत्री अपना बजट भाषण पढ़ रहे थे, पूरे वक्त जो है कांग्रेस वेल के सामने, अध्यक्ष के सामने आके लगातार जो है हंगामा कर रही थी। लेकिन जिस तरह से मोहन सरकार का बजट है उसको हम कह सकते हैं एक डेवलपमेंट ओरिएंटेड बजट है। डेवलपमेंट को ध्यान में रख के मध्य प्रदेश राज्य को ध्यान में रख के और जनता के हितों का ध्यान में रख के ये बजट है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही है, जिस पर कांग्रेस आरोप भी लगा
रही है। उनका ये कहना है कि लाडली बहना योजना जो है उसके तहत जो उम्मीद की जा रही थी कि 250 रुपए शायद बढ़ जाए, वो नहीं हुआ। तो उससे जो है बहनों में निराशा है और कांग्रेस का आरोप है कि लगातार जो है मोहन सरकार है ये झूठ परोसती रहती है और जो है जिस तरह से बजट में प्रावधान करना था तो उन्होंने अलग से कोई प्रावधान नहीं किया राशि का, इसलिए राशि बढ़ भी नहीं पा रही है। निश्चित तौर पर देखिए, लगातार वाकई में चर्चा भी थी कि इस योजना को लेकर विपक्ष ने तमाम सवाल भी उठाए थे। विपक्ष का कहना था कि ये योजना सरकार आते ही बंद हो जाएगी, लेकिन तब आश्वस्त किया गया कि योजना चलेगी और अभी भी अगर इस योजना को जारी रखा गया है तो कम से कम ये तो उम्मीद की जा सकती है कि आगे इस पर पैसे जो लाडली बहनों को दिए जाते हैं बढ़ेंगे। लेकिन ये तो कम से कम भरोसा पैदा हुआ है कि योजना आगे चलती रहेगी। सरकार की ओर से कहीं ना कहीं जनता के बीच में आश्वासन दिया गया है। जी बिल्कुल, प्रावधान है, पूरा बजट का प्रावधान हुआ है, इस पे पूरा प्रावधान हुआ है। तो ये योजना तो बंद नहीं हो रही। हमें याद है विधानसभा में जब विशेष सत्र का आयोजन हुआ था, जब विधानसभा इलेक्शन के रिजल्ट्स आ गए थे, उसके बाद लगातार कांग्रेस ये आरोप लगा रही थी, खास करके नेता प्रतिपक्ष उमंग सेंगार का तो दावा था कि ये जो योजना है वो बंद ही हो जाएगी और सरकार इसको बंद कर देगी। लेकिन देखिए इस बजट में उसके लिए अलग से प्रावधान किया गया है। राशि नहीं बढ़ी है लेकिन प्रावधान है, ये योजना नहीं बंद होगी। निश्चित तौर पर देखिए, विपक्ष ने तमाम हंगामा भी किया है और कहा, जब वित्त मंत्री ने खुद कहा कि पैसों की कोई कमी मध्य प्रदेश सरकार के पास नहीं है और इसी लिहाज से पिछले बजट की तुलना में भी 16% ज्यादा बड़ा बजट पेश किया गया है। तो वाकई में जनता के लिए तो एक अच्छी खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुक्ता जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बात रख रहे थे और पीएम मोदी के सदन में पहुंचने के बाद ही शुरुआत में विपक्ष ने पहले खूब शोर शराबा किया और फिर पूरा विपक्ष एक साथ वॉकआउट कर गया। विपक्ष के वॉकआउट के सभापति जगदीप धनखड़ ने भी विपक्ष के इस कदम को संविधान का अपमान बताया है। राज्यसभा स्पीकर ने आगे फटकार लगाते हुए कहा कि मैं आशा करता हूं कि ये लोग अपने मन को टटोलेंगे और कर्तव्य पर वापस आएंगे। जगदीप धनखड़ ने कहा कि विपक्ष ने हमें पीठ नहीं दिखाई है, उन्होंने भारत के संविधान का अपमान किया है। वे सदन नहीं मर्यादा छोड़कर गए। देश के 140 करोड़ लोग आहत होंगे। जब आपने अपनी पूरी बात कही तो अब सत्ता पक्ष की बात भी सुन लीजिए। ये बात यहां पर उपसभापति ने कही और लगातार हंगामा सदन में देखने को मिला। इससे पहले लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ, उसके बाद अब राज्यसभा में भी हंगामा देखने को मिला है। तो राज्यसभा से विपक्ष ने के बहिष्कार पर पीएम मोदी ने भी बोला कि झूठ फैलाने वाले सच नहीं सुन पा रहे हैं और साथ ही जगदीप धनखड़ ने कहा कि संविधान का अपमान इसे बताया है। तो विपक्ष ने एक साथ वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के वॉकआउट के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि इस कदम को संविधान का अपमान बताया है। राज्यसभा स्पीकर ने आगे फटकार लगाई और कहा कि मैं आशा करता हूं कि ये लोग अपने मन को टटोलेंगे और कर्तव्य पर वापस आएंगे। जगदीप धनखड़ ने कहा कि विपक्ष ने हमें पीठ नहीं दिखाई, उन्होंने भारत के संविधान का अपमान किया है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु बालियान हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। तनु, जिस तरीके से कल का दिन रहा, लोकसभा के सदन में जमकर हंगामा हुआ, प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की और तमाम तरीके से उनको जो धन्यवाद भी वो दे रहे थे, लेकिन जिस तरीके से हंगामा देखने को मिला वही तस्वीर कमोबश आज भी नजर आई है और जमकर हंगामा विपक्ष ने किया। तो वॉकआउट भी विपक्ष द्वारा किया गया। सभापति ने भी कहा कि संविधान का अपमान है और तमाम बातें सभापति ने कही हैं। किस तरीके से पूरी तस्वीर रही, किन मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री ने बातें कही हैं और उसके बाद विपक्ष का क्या कुछ रुक रहा है? जी बिल्कुल ऋषभ, देखिए जिस तरीके से आज कयास लगाए जा रहे थे कि आज भी हंगामे के आसार होंगे, लेकिन ये नहीं था कि जो पूरा विपक्ष था वो वॉकआउट कर जाएगा। जिस तरीके से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है धन्यवाद प्रस्ताव देने की जैसे ही उन्होंने बात करी और तमाम मुद्दों का उन्होंने जिक्र किया, मणिपुर का उन्होंने जिक्र किया कि हमने मणिपुर में हालात जो है वो सामान्य करने की कोशिश की है। अब वहां पे जो स्टूडेंट्स है वो स्कूल जाने लगे हैं, वहां पे सब कुछ धीरे धीरे जो है वो नॉर्मल हो रहा है। साथ ही उन्होंने किसानों का जिक्र किया, महिलाओं का जिक्र किया, पेपर लीक का भी उन्होंने जिक्र किया कि हम जो है भ्रष्टाचारियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो दोषी होंगे उनको सजा देंगे। इसके बाद ही जो विपक्ष है वो हमलावर होने लगा, नारे लगाने लगा और वॉकआउट कर गया। और विपक्ष का ये शुरू से ही आरोप रहा है कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। जब शपथ ले रहे थे तब भी वो यही कहते कि हमें बोलने का मौका दिया जाए, लेकिन अब वही बात सामने आई और लगातार जो है वो विपक्ष ये कह रहा है कि हमें बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा
और पूरे विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। वहीं अब मल्लिकार्जुन खड़गे का स्टेटमेंट सामने आया है और उन्होंने ये बात कही है कि हमने इसलिए वॉकआउट कर दिया क्योंकि हमें कोई सुनता ही नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सदन में झूठ बोल रहे हैं, वो सच्चाई से पीछे हट रहे हैं, वो देश को जो है वो भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो संविधान का ढोल पीट रहे हैं, वो खुद संविधान जो है वो बदलने जा रहे थे, वो संविधान नहीं बचा सकती। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया है। वहीं जिस तरीके से धनखड़ ने भी ये बात कही कि आज सदन का जो है वो अपमान हुआ है, मेरा अपमान नहीं हुआ है, ये तो संविधान का अपमान है, सदन का अपमान है। तो ऋषभ लगातार जो है वो विपक्ष हमलावर दिखाई दे रहा है और कई मुद्दों पर घेर भी रहा है। वहीं आज नरेंद्र मोदी ने भी बंगाल के मुद्दे पर विपक्ष को घेरने की पूरी कोशिश करी, जो महिलाओं पर अत्याचार हुए हैं उनको लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया, लेकिन फिलहाल पूरा विपक्ष जो है वो वॉकआउट कर गया है। निश्चित तौर पर देखिए तनु, जिस तरीके से हमने लोकसभा की कार्यवाही भी देखी, उस समय भी इससे पहले विपक्ष जो आरोप लगाते रहा कि समय नहीं दिया जाता रहा, इस मुद्दे को भी लोकसभा में उठाया गया। राहुल गांधी बोले, राज्यसभा में भी इससे पहले तमाम जो विपक्ष के सांसद हैं वो बोलते नजर आए। लेकिन जब चूंकि सभापति भी कह रहे हैं कि मौका था प्रधानमंत्री के बोलने का, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का, तो जिस तरीके से पूरा सिनेरियो दिखाई दे रहा है, क्या कुछ संदेश निकल कर जा रहा है? क्या विपक्ष का ये वॉकआउट किसी ना किसी एक संदेश जाता है कि जो लोग अगर इस पूरी कार्यवाही को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के बोलने के समय अगर विपक्ष वॉकआउट करता है तो जो बातें सभापति कह रहे हैं, क्या उसमें दम दिखाई देता है कि संविधान का अपमान है, जो सुनने का मौका है आप सुन नहीं रहे हैं? किस तरीके से आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल ऋषभ, बिल्कुल आपने भी जिस तरीके से जिक्र किया वो बात बिल्कुल सही है। देखिए जिस तरीके से जब नरेंद्र मोदी बोल रहे थे तो विपक्ष को थोड़ा सुनना चाहिए था, लेकिन विपक्ष ने बिल्कुल भी जो है वो सुनने की गुंजाइश नहीं थी विपक्ष में। और कहीं ना कहीं जो वॉकआउट है वो ये दर्शाता है कि जो विपक्ष है वो ये मैसेज देना चाहता है कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, हमारे जो मुद्दे हैं वो नहीं उठ रहे। जिस तरीके से लगातार संजय सिंह भी ये कह रहे थे कि हम नीट का मुद्दा उठाएंगे, हम ईडी सीबीआई का मुद्दा उठाएंगे, हमें बोलने ही नहीं दिया जा रहा। तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कि हमें बिल्कुल भी बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, हम जनता के मुद्दे उठाना चाहते हैं, हमें सुनने ही नहीं जा रहा है वहां पे। तो जिस तरीके से धनखड़ ने जो बात कही, देखिए वॉकआउट करना एक, मैं भी मानती हूँ कि विपक्ष ने जो वॉकआउट किया वो गलत था। अपनी बातें रखने का भी हक होना चाहिए, बातें सुननी भी चाहिए और अपनी बातें रखनी भी चाहिए, लेकिन लगातार हंगामे से जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है वो एक नेगेटिव जो है वो विपक्ष का, मुझे लगता है कि नेगेटिव इंपैक्ट जनता के बीच में जा रहा है। निश्चित रूप से देखिए सभापति ने तमाम बातें कही हैं और लगातार उन्होंने कहा कि आप खुद इस बात को सोचें। हालांकि विपक्ष अपनी आवाज बुलंद करता रहा है, उसके पीछे का कारण बताया जाता है कि जनता की आवाज बुलंद करें, तमाम मुद्दों का जिक्र भी किया जा रहा है, लेकिन जमकर हंगामा स्पीच देखने को मिला है और वाकई में तमाम मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। आप फिलहाल बहुत शुक्रिया तनु, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और रुक रही अगली बड़ी खबर की ओर, जहां हाथरस हादसे को लेकर ऐसे जानकारी सामने आई है जिससे हर कोई हैरान हो गया है। बताया जा रहा है कि बाबा के सेवादारों ने हादसे के सबूतों को छिपाने के लिए साजिश रची। हाथरस मामले में गंभीर धाराओं में दर्ज हुई एफआईआर में हैरान कर देने वाली बातों का जिक्र किया गया है। एफआईआर में कहा गया है कि आयोजकों ने साक्ष्य छिपाए और शर्तों का उल्लंघन किया। हाथरस मामले में गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। सत्संग कार्यक्रम के मुख्य सेवादार देवप्रकाश मधुकर और अन्य आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 105 और साथ ही धारा 110, 126(2), 223 और 238 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। और इस एफआईआर में जगत गुरु साकार विश्वहरि भोले बाबा का नाम नहीं है। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि आयोजकों ने अनुमति मांगते समय सत्संग में आने वाले भक्तों की वास्तविक संख्या छिपाई। एफआईआर के मुताबिक आयोजकों में 2.5 लाख लोग आए थे, जबकि आयोजकों ने 80,000 लोगों के कार्यक्रम की अनुमति मांगी थी। इसके साथ ही आयोजकों की ओर से ट्रैफिक मैनेजमेंट का कोई इंतजाम नहीं किया गया था। तो हाथरस हादसे में 122 मौत हो चुकी है। गुनहगार कौन है, लगातार इस मामले को लेकर जांच की जा रही है। जांच कमेटी का गठन तो कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा का सत्संग खौफनाक हादसे में तब्दील हो गया। हादसे में अब तक 121 लोगों की मौत हो गई है और इसे देखते हुए अब बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी अलर्ट मोड पर आ गए। धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों से अपील की है कि उनका जन्मदिन घर पर मनाएं। धीरेन्द्र शास्त्री ने एक वीडियो जारी कर कहा कि 4 जुलाई को उनका जन्मदिन है, इसके लिए आनंद उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और बागेश्वर धाम महंत ने अपने भक्तों से निवेदन किया है कि उनका जन्मदिन अपने अपने घरों में मनाएं। 4 जुलाई के उत्सव के लिए उनके भक्तों ने 1 जुलाई से ही बागेश्वर धाम आना शुरू कर दिया है। तो जिस तरीके से हाथरस में पूरा हादसा हुआ, घटना घटी और अब धीरेन्द्र शास्त्री ने भी वीडियो संदेश जारी किया है। बताते हुए हमें प्रसन्नता है, जुलाई का महीना है और आज 2 जुलाई मंगलवार है
कल 3 जुलाई है, परसों हमारे जीवन की आयु के 1 वर्ष और कम हो जाएगा 4 जुलाई को। बहुत अद्भुत आनंद उत्सव की तैयारियां चल रही हैं बहुत व्यापक तरीके से। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम एक निवेदन और प्रार्थना करना चाह रहे हैं, समस्त बागेश्वर धाम के जितने लोग जुड़े हैं, हमारे प्रियजन, हमारे आत्मीय जन हैं, बड़ी श्रद्धा पूर्वक 4 जुलाई के उत्सव को आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं। हमारी एक प्रार्थना अगर आप मानो तो हमें बड़ी अपार प्रसन्नता होगी। खूब व्यापक व्यवस्था हमने की थी और खूब मैदान भी किया था, परंतु 2 तारीख से ही 1 तारीख से ही जन समुदाय और बागेश्वर धाम के पागलों का मेला बहुत ज्यादा लग गया और भीड़ बहुत ज्यादा पहुंच गई। आप लोगों के सुरक्षा के भाव को दृष्टिगत रखते हुए जो जहां है वहीं से उत्सव मनावे, घर बैठकर हनुमान चालीसा वृक्षारोपण करके उत्सव मनावे। आगामी गुरु पूर्णिमा जो 21 जुलाई की है उसमें हम योजनाबद्ध तरीके से और व्यापक मैदान कम से कम जो है 30-40 एकड़ का रखेंगे। उस मैदान में योजनाबद्ध तरीके से आप सबके स्वागत का हम इंतजार करेंगे और गुरु पूर्णिमा उत्सव पर आप पादुका पूजन भी करोगे, बागेश्वर बालाजी के दर्शन भी करोगे। मतलब वीडियो का सार यह है बताने का कि अत्यधिक भीड़ होने के कारण 4 जुलाई को आने वाले सभी प्रियजन अपने घर से उत्सव मनावे। बागेश्वर धाम की व्यवस्थाएं जो थी उससे डबल टिबल की गई, पर वो सब स्थिति ऐसी आ गई कि अब पूछो मत। इसलिए आप लोग वो वीडियो पर यूट्यूब पर बागेश्वर धाम के फोटो वीडियो देख लेना। तो हमारा उद्देश्य है कि बुजुर्गों को परेशानी ना होवे, कष्ट ना हो जावे, कोई बीमार ना पड़ जावे, किसी का पेट खराब ना हो जाए। तो धीरेन्द्र शास्त्री ने भी लोगों से अपील की है कि 4 जुलाई को कम संख्या में लोग आए और घर पर ही उनका जन्मदिन मनाएं। साथ ही इसी खबर पर और भी जानकारी हम लेंगे। उत्तर प्रदेश स्टेट हेड वंदना रावत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वंदना जी, जिस तरीके से पूरी घटना घटी, हाथरस में जो भी स्थिति बनी और अब जिस तरीके से कई खुलासे हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि जो भीड़ की संख्या थी वो छुपाई गई। आयोजकों ने 80,000 लोगों की आने की जो मांग की थी और उसको लेकर कहा था कितने लोग आ सकते हैं, लेकिन 2.5 लाख के करीब लोग पहुंचे, लाखों में लोग पहुंचे। इसके चलते भी एक बड़ी वजह है कितने लोगों की मौत हो गई है। वंदना जी, देखिए ऋषभ, जो ये कार्यक्रम किया गया ये कल 2 जुलाई को ये कार्यक्रम था और जो इसका जो अनुमति ली गई थी वो 8-9 दिन पहले ली गई थी। जो वेद प्रकाश मधुरकर है मंगल सद्भावना कमेटी के ये प्रभारी हैं, ये प्रभारी के जरिए जो ये अनुयायी है और इन्होंने ये अनुमति ली, एसडीएम से अनुमति ली। 80,000 भीड़ आएगी ऐसा इन्होंने कहा। और जो आयोजक है उनके पोस्टर, बैनर पोस्टर, जो भोले बाबा है उसका बैनर पोस्टर लगाया गया, उनके घर परिवार का एड्रेस दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं साक्ष्य छुपाए गए। जहां 80,000 की अनुमति थी, 80,000 की जगह वहां पे 2.5 लाख लोगों का आना एक ये मतलब छुपाने वाली बात थी कि इतनी भीड़ के लिए ना तो पुलिस प्रशासन मुस्तैद था, ना ही कोई सुविधा थी, ना मेडिकल की सुविधा थी। अचानक से इतना बड़ा हादसा हो जाना तो एक बड़ी लापरवाही थी, ये बाबा की लापरवाही। हालांकि अब मामला जरूर दर्ज कर लिया गया है जितने भी आयोजक है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि अभी तक ये भोले बाबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई है, उसका नाम इसमें क्यों नहीं है। इतना बड़ा हादसा होता है, 3 बजे के करीब हादसा होता है और हादसे के बाद वो सीधे मैनपुरी, क्योंकि वो आश्रम है मैनपुरी उसका, और वो वहां जाता है और उसके स्वागत में फूल सजाए जाते हैं और उसके फूल बरसाए जाते हैं। लोगों ने देखा है उसको वहां जाते हुए। उसके बाद वो आश्रम के बाहर निकला ही नहीं। पुलिस हालांकि वहां पहुंची है, जांच कर रही है, अंदर भी गई, दस्तावेज खंगाल रही है और इस तरह ये एक बड़ा सवाल उठता है। और दूसरी बात, अभी एक बड़ी खबर भी निकल के सामने आ रही है कि जो भोले बाबा का सत्संग है ये केवल राजस्थान, उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, तमाम ऐसे आसपास के हरियाणा जो राज्य है जहाँ पे इसके लाखों सैकड़ों श्रद्धालु है, भक्ति भाव में इसके आते हैं। और अभी जो खबर निकल के आ रही है, क्योंकि अखिलेश यादव भी इनके सत्संग में देखे गए, सोशल मीडिया पर उनकी भी तस्वीर सामने आ रही है। 2023 में वो 2023 जनवरी में वो इनके यहाँ इनके सत्संग में गए थे और इस पे भी सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने उसकी जयकार भी की है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने इस बात की निश्चित तौर पर देखिए तमाम सवाल हैं कि आखिर क्या कुछ बाबा को लेकर तमाम जो चर्चा है कि कब कार्रवाई की जाएगी और तमाम तरीके से आयोजकों पर तो कार्रवाई की गाज गिरी है, लेकिन आगे क्या तस्वीर नजर आएगी इस पर भी निगाहें रहेंगी। समय इतना ही, बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा आपका वंदना जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जहां झारखंड की राजनीति में एक बार फिर हेमंत सोरेन की एंट्री बतौर मुख्यमंत्री हो सकती है। ये अटकलें चंपई सरकार के एक कार्यक्रम
के रद्द होने की बात तेज हो गई है। बुधवार को झारखंड के रांची में आयोजित एक समारोह में 1500 से भी ज्यादा नवचयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाने थे। यहां मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को पहुंचना था, लेकिन कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। ऐसा माना जा रहा है कि यह कार्यक्रम अब हेमंत सोरेन के बतौर मुख्यमंत्री वापसी करने के जश्न के तौर पर मनाया जाएगा। इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। बिहार से ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, लगातार चर्चाएं हैं कि जो चंपई सरकार है इसमें अब फिर से हेमंत सोरेन की एंट्री हो सकती है और बतौर मुख्यमंत्री ये एंट्री हो सकती है। धर्मेंद्र, बिल्कुल सही आपने बात कही। जिस दिन से जमानत पर रिहा होकर वो लौटे और गुरुजी के पास, अपने पिता गुरु शिबू सोरेन के पास जाकर आशीर्वाद मांगा, उसी समय हो गया कि इनकी पुनः सत्ता काबिज होगी। सत्ता के गलियारों में उसी दिन से क्षण के बात आ रही थी कि ये जल्द से जल्द अपना सारा सिस्टम को पूरा करते हुए शपथ लेंगे। लेकिन और कल की बात है, कल से लगातार 2 दिन का माफ करिएगा, चंपई सोरेन का जो भी कार्यक्रम था रांची में या इर्द गिर्द, सभी कार्यक्रम को रद्द कर दी, विधिवत घोषणा करके। तो इससे साफ जाहिर सी बात होती है कि पुनः और हेमंत सोरेन पुनः अपना सत्ता पर काबिज होंगे। हालांकि कुछ छोटी मोटी बाधाएं आ रही है, लेकिन बावजूद भी सभी का एक स्वर से सबका सबों की इच्छा है कि पुनः हेमंत सोरेन पुनः मुख्यमंत्री के बतौर सत्ता पर काबिज हो जाए और अपनी बागडोर संभालें, क्योंकि 2 महीने के बाद निश्चित तौर पर देखिए बैठक भी चली रही है और देखना बड़ा दिलचस्प हो गया है, क्योंकि अटकलों का बाजार भी गर्म है। क्या कुछ आगे तस्वीर नजर आएगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। रुक करेंगे अगली और आखिरी बड़ी खबर की ओर, जहां बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने अपने संकल्प के तहत करीब 22 महीने के लंबे समय के बाद पगड़ी उतार दी है। वे अयोध्या में सरयू नदी पहुंचे और पगड़ी समेत स्नान कर सभी को प्रणाम किया और फिर उसको खोल दिया। अब बाद में उन्होंने ये पगड़ी रामलला को समर्पित कर दी है और वे हनुमानगढ़ी जाकर भगवान हनुमान जी का दर्शन भी किए और स्नान से पहले उन्होंने मुंडन भी कराया। सुबह अयोध्या पहुंचने पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कहा कि इसे भगवान राम को समर्पण करना था। सरयू स्नान के बाद इसे उनके चरणों में समर्पित करूंगा। मीडिया से बात करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा, मैंने 28 जून को ही पटना में घोषणा कर दी थी कि अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम के चरणों में पगड़ी को समर्पित करूंगा। उन्होंने कहा कि हमारा प्रतिबद्धता नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने की थी। मेरा संकल्प पिछली 28 जनवरी को पूरा हो गया, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी दलों के समूह इंडिया से अलग होकर हमारे साथ आ गए।